नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर पेपर का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, यदि यादृच्छिक चर x तथा y 4x + 3y + 11 के रूप में संबंधित हो तथा x का माध्य विचलन 5.40 हो तो y का माध्य विचलन कितना होगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, इफ रैंडम वेरिएट x and y are related as 4x + 3y + 11 = 0 and mean deviation of x is 5.40, then mean deviation of y is कितना है। तो ये क्वेश्चन मेरा क्लास टेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आरपीएससी एसीएफ के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ना शानदार है, लेकिन ये क्लास टेस्ट लायक क्वेश्चन नहीं है। ऐसे नहीं कि भी एग्जाम में देने लायक क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आ गया वो तो आपको ये मान के चलो क्लास टेस्ट में तो मिल ही जाता है, ताकि कम से कम जो बच्चे ब्रिलियंट हैं वो आप ना कर सकें। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दो तीन टाइप से सोल्व किया जा सकता है। तो जो सबसे इजी मेथड है वो है, इसमें चेंज ऑफ स्केल और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दोनों का यूज किया है। ठीक है, पैमाना परिवर्तन और मूल बिंदु परिवर्तन वो उसके यूज में लिया गया। तो इन्होंने क्या कहा है, वाई का माध्य विचलन पूछा है। तो रिलेशन क्या रखा है एक्स और वाई में कि 4x + 3y + 11 = 0। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। एक्चुअल में ये क्या है कि 3y की वैल्यू क्या दे दी, -4x - 11 दे दिया। इससे y हमें जो मिलेगा वो होगा -4/3 इंटू x -11/3, ऐसा दिया। ठीक है, तो हमें दो चीजें चेंज कर, एक तो क्या है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट यहाँ पे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती तो ओरिजिन शिफ्ट नहीं होता। और ये चेंज ऑफ स्केल, अगर इसके मल्टीप्लाई में ये -4/3 दे दिया, इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल भी दे दिया, दोनों चीजें दे दी। तो हमें पता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से मीन डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसका मतलब आप इस चीज को यहाँ पे भी हटा सकते हो, यहाँ पे भी हटा सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ से हटा दिया, और y बराबर कितना लिखा, y बराबर -4/3 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये चीज यहाँ पे हटा दो चाहे यहाँ पे हटा दो, कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कोई नहीं पड़ता, तो हम इस चीज को हटा सकते हैं। तो क्या बच गई, इक्वेशन ऐसे बच गई। यहाँ से बचने के बाद में आपने क्या करना है कि -4/3 से मल्टीप्लाई। अब प्रत्येक डेटा को -4/3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन माध्य विचलन से हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, चाहे -4/3 से मल्टीप्लाई करो चाहे +4/3 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा जो डेटा है, जो पहला जो माध्य विचलन है, अगर ये जो माध्य विचलन हमारा ये 5.40 है, तो उस 5.40 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 4/3, या ये कहो इसके मॉडुलस से गुणा करना पड़ेगा। मॉडुलस का मतलब साइन को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो माध्य विचलन y का माध्य विचलन आ जाएगा। तो y का माध्य विचलन मीन डेविएशन ऑफ y है, वो क्या प्राप्त होगा, मीन डेविएशन ऑफ y क्या करना है आपको, 5.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, पॉइंट के बाद में लगाया कोई फर्क नहीं है। 3 को 18 × 54, 18 3 54, तो ये हो गया 1.8 × 4, 18 × 72, तो 7.2, तो अपना 7.2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है ना, जैसे ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसका पहले से देखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आरपीएससी एसीएफ में आया क्वेश्चन है तो नहीं देखा होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन को कहूंगा इस पेपर में देने लायक क्वेश्चन नहीं था। जैसा भी सबका अलग सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि u बराबर f ऑफ x, y, x तथा y चरों का n घात का, तो उस क्वेश्चन को मैं टेस्ट में, ऑफलाइन टेस्ट में बस इसलिए देता हूँ कि कितने बच्चे सोच पाते हैं या कितने बच्चे आके मेरे से पूछते हैं। इस वे में नहीं देता कि इस क्वेश्चन को बच्चे करेंगे, ऐसा कभी भी मेरा पर्पज नहीं रहता। वो चीज मैं इन जनरल फॉलो करता हूँ। यदि u बराबर f ऑफ x, y, x तथा y चरों का n घात का एक समघात फलन है, तो प्रत्येक समघात फलन del u और del x और del u और del y की घात कितनी होगी। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन करने पर एक घात कम हो जाती है। तो डिफरेंस, मैं ऑनलाइन लेक्चर हो चाहे ऑफलाइन लेक्चर हो, इस बेस पे आगे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं तो उसमें शुरुआत ही यहीं से होती है कि अवकलन करने पर एक घात कम होती है। तो आप मेरा ऑनलाइन लेक्चर दे सकते हो, ऑफलाइन बच्चे में क्लास में उनसे तो मैं पर्सनली पूछता ही रहता हूँ। लेकिन सीधी सी बात है, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर एक पावर कम होगी तो इसकी घात हो जाएगी n-, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन इस रिजल्ट को यूज लेके हम कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समुच्चय S बराबर a + i b, c + i b सदिश समष्टि C और R, जहां C और R क्या सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र है का एक आधार समुच्चय यदि और केवल यदि द सेट S बराबर a + i b, c + i d इज ए बेसिस सेट ऑफ वेक्टर स्पेस CR वेयर CR इज फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ एंड ओनली इफ। ये अपने को क्वेश्चन पूछा है। तो ये सेम क्वेश्चन मेरे से आरपीएससी को लेक्चर के इंटरव्यू में पूछा गया था कि है ना, अगर आपके पास किसी सेट में
अगर दो वेक्टर है, ठीक है, एक में दो के लिए पूछा गया था, एक में एक के लिए पूछा गया था, यहाँ दो की बात चल रही है, तो अगर किसी सेट में दो वेक्टर हैं तो क्या वो बेसिस होगा, तो क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर बेसिस ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ये इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये सेट मान लो 2 + 3 8 है, तो ये क्या नहीं होना चाहिए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 + 6 8 ऐसा अगर हो गया, ये इसका मल्टीपल हो गया, क्या इसका मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 2 से डिवाइड भी कर दिया तो भी ये क्या नहीं होगा, बेसिस नहीं होगा। तो एक्चुअल में होना क्या नहीं होना है, क्या नहीं चाहिए कि a + आइटा b है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, c + आइटा d का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और c + आइटा d a + आइटा b का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, इसको k से मल्टीप्लाई करने पर या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इससे जो, अगर हमें पता है कि अगर इस टाइप से अगर हम कोई सारणिक बनाते हैं तो सारणिक का मान 9 0 है, अगर सारणिक का मान 0 होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तो हम सारणिक से भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर सारणिक से थोड़ा फास्ट आता है तो सारणिक से कर दो, वरना इस कंडीशंस को बस समझाने के लिए इंटरव्यू के बेस के हिसाब से हम कह सकते हैं। तो ये वैल्यू है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको सोल्व करेंगे। a + आइटा b है तो a b यहाँ लिख दिए, चाहे यहाँ लिख दो, c + आइटा d है तो कैसे भी लिख दो, क्योंकि 2/2 में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको सोल्व किया तो ad - bc नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास कंडीशन क्या होगी, अगर ये आधार समुच्चय है, अगर ये बेसिस है, अगर ये बेसिस है तो ये इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये आधार समुच्चय नहीं होता, दोबारा समझना, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा था, ये इसका बेसिस नहीं है, नॉट इज ए बेसिस, अगर ये कह देता कि इज नॉट ए बेसिस सेट, अगर ये नोट लगा देता तो फिर यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू असाइन है ना, ये नॉट इक्वल टू असाइन ये हट जाता है, यहाँ पे फुल कंडीशन है, ठीक है। तो अगर ये आधार समुच्चय नहीं होता तो ad - bc को क्या होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है, ये इसका मल्टीपल होता। इसको वैसे सोल्व करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो अप्रोच में मोस्टली सब बच्चों के अप्रोच में होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंड, तो ये 3-4 रिजल्ट हैं, मोस्टली सिंपल रिजल्ट हैं और सब बताते भी हैं। पूर्ण रूप पिंड के लिए घर्षण गुणांक 1 होता है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 होगा। यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ये कहता है जब दो रुक्सपिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हो तथा एक दूसरे पर फिसलने वाले हों तो सीमांत संतुलन के स्पर्श में स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल को गतिक घर्षण बल नहीं कहते हैं। क्या कौन सा घर्षण बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसमें आंसर में क्या देगा, लिमिटिंग आना चाहिए था, लिमिटिंग दिया नहीं, लिमिटिंग नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, असत्य हो गया। तो असत्य हो तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन मतलब वैसे तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा तो वैसे करेक्ट हो गया, ठीक है। घर्षण गुणांक क्या था, घर्षण कोण की स्पर्शा होती है, ये ध्यान रखना, स्पर्शा होती है, न ज्या होती है न कोज्या होती है। और चिकने पिंड के लिए घर्षण गुणांक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चिकने पिंड के लिए घर्षण गुणांक 0 होता है। जो चिकने घड़े होते हैं उनको कुछ भी कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लिया, ठीक है। कितनी बार भी कहते हो पढ़ लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो चिकने घड़े हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डेल आपको क्या कर रहा है, पांचवा अग्रांत फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करना है, 0 की पावर 6 पे करना है। तो डेल के सामान्य संकेतों में 0 के, अब ये क्वेश्चन तो क्या है कि एक बार आरपीएससी में इस टाइप का पूछा हुआ है तो सब बच्चों ने किया है, मोस्टली ऐसा क्वेश्चन तो करते हैं। और फॉर्मूला क्या है, डेल रेज टू पावर n 0 रेज टू पावर n + 1 है। तो ये छोटी पावर, ये एक बड़ी पावर है, ठीक है। तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, मान लो ये मैं और ये मेरा छोटा भाई है, तो छोटा भाई को कुछ नहीं करना है, छोटा भाई कुछ नहीं है, जैसे कोई भी काम होगा तो वो बड़े भाई को मिलेगा, तो बड़े भाई का फैक्टोरियल और बड़े भाई का फैक्टोरियल और बड़े भाई को फैक्टोरियल करके उसका आधा और कर दो, ठीक है ना। तो जितने भी काम हो फैक्टोरियल बड़े वाले को करने हैं और उसको काम दे देकर उसको क्या कर दो, आधा कर दो, ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। यहाँ हम यही करना चाह रहे हैं। तो ये अगर रिजल्ट है तो डेल 5 n की वैल्यू 5 है, डेल 5 0 को रेज टू पावर 6 है, तो 5 × 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 6 का फैक्टोरियल है वो 720 होता है। 720 में अगर 2 का भाग दोगे 2 से डिवाइड करो 360, 5 × 360 यानी कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 1800, ठीक है। तो 1800 आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, द ओपन हाफ स्पेस इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। तो ये हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, इसमें दे रखा है नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है। तो इससे में ना फास्ट दे दी, अच्छी बात है। असत्य, ये थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान रखना, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा 5-10 सेकंड ज्यादा दिया करो।
वैसे ये क्वेश्चन ईजी है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये तीन ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट अपने सिलेबस में स्पेशल दे रखा है, स्पेशल दे रखा है, लेकिन कॉन्वेक्स सेट को ना इन्होंने किससे कन्वर्ट कर दिया, इसके साथ चरम बिंदु के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट को चरम बिंदु के साथ कनेक्ट करके तीन रिजल्ट दे दिए। ये तीनों रिजल्ट हैं, आपको पता है कि सत्य है, ये सत्य हो गया। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट के साथ ये कुछ रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विरेखिक रूपांतरण ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी जिसका एक परिमित निश्चित बिंदु अल्फा तथा दूसरा निश्चित बिंदु इन्फिनिटी हो तो सामान्य संकेतन में किस रूप में लिखा जाता है। तो निश्चित बिंदु के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू जेड लिखते हैं। डब्ल्यू जेड लिखो तो जेड बराबर ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करोगे। तो एक्चुअल में है ना, ये तो एक तरह से रिजल्ट दिया है, किसी भी पर्टिकुलर इसमें कुछ कंडीशंस नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये तो एक्चुअल में इन्होंने कहा है कि ऐसा करने पर ऐसी इक्वेशन बनती है। ठीक है, अच्छा निश्चित बिंदु में क्या होता है, अल्फा रखने पर अल्फा मिलना चाहिए या वो इक्वेशन से संतुष्ट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अल्फा रखोगे तो अल्फा, यहाँ पे अल्फा, दोनों जगह अल्फा अल्फा रख रहे हो तो जीरो बराबर जीरो आ रहा है, तो ये संतुष्ट हो रहा है। इसमें भी अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो पहले मैं इसको डब्ल्यू माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जेड माइनस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा प्लस लैम्डा और डब्ल्यू माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं बस आपको ये ट्रिक समझाने के लिए करवा रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मैं आपको बेसिक समझाऊँ। ठीक है ना, तो ट्रिक जिन बच्चों को थोड़ा सा ट्रिक में इंटरेस्टेड है उनके लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ। बाकी बेसिक्स बताए जाते हैं तो सारी चीजें बताई जाती हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी जब आप जेड की वैल्यू अल्फा पुट करोगे, डब्ल्यू की वैल्यू अल्फा पुट करोगे तो जीरो बराबर जीरो है। इसका मतलब अल्फा इसका भी जो अपना इनवेरिएंट पॉइंट है और इसका भी इनवेरिएंट पॉइंट है। यहाँ पे जेड की जगह अल्फा रखोगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जेड डब्ल्यू जगह अल्फा रखोगे तो जीरो नहीं आएगा, तो ये इसका इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। तो इन दोनों में क्या है कि अल्फा क्या है, इनवेरिएंट निश्चित बिंदु इनवेरिएंट पॉइंट है। लेकिन इसमें क्या है, आप जब इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो इसमें भी इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब जेड इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, यहाँ पे डब्ल्यू इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो उस केस में क्या होगा, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। लेकिन लेमडा हमेशा जीरो होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना, वो तो इसके लिए तो दोनों निश्चित बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो अल्फा भी है और एक इन्फिनिटी भी है। जिसको याद है उसने तो डायरेक्ट टिक मार्क कर दिया होगा, वरना थोड़ा सा एग्जाम में दिमाग अगर के घोड़े दौड़ाते तो उससे में क्लिक हो जाता। यहाँ ये चीजें, इसमें दोनों ही निश्चित बिंदु कितने होते हैं, अल्फा होते हैं। ठीक है, दोनों ही निश्चित बिंदु कितना हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे। इसमें एक अल्फा और एक कौन सा है, एक इन्फिनिटी हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन, मुझे कोई कहे कि इस पेपर में सबसे शानदार क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन भी शानदार है। जिस बच्चे ने ठीक ठाक पढ़ा है या अच्छा पढ़ा है वो भी हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो गया हो। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी चीज को व्यक्तिगत न लें, मैं इन जनरल बात करता हूँ जो भी बात करता हूँ। ठीक है, यदि H समूह G का एक समूह तथा N समूह G का परसमान समूह, तो सबसे अच्छी बात है इन्होंने उप समूह को ऐसे डिनोट किया है और नॉर्मल सबग्रुप को ऐसे डिनोट किया है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, H इंटरसेक्शन N। तो इसमें मैं आपको पहले बता चुका कि ये रिजल्ट फेमस रिजल्ट है, ये किसका नॉर्मल सबग्रुप, इसका नॉर्मल सबग्रुप होता है, उसका नॉर्मल सबग्रुप होता है जो खुद नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, ये रिजल्ट मोस्टली जो भी टीचर या जो भी स्टूडेंट ढंग से पढ़ते हैं उसको इसी तरीके से याद रखते हैं। एच एन जी का क्या है, एक उपसमूह है, एच एच एन का एक प्रसमान्य उपसमूह है। ठीक है, तो अगर आपने एक रिजल्ट पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एन बटे एच एन आता है। अगर आपने तुल्यकारिता पे, आइसोमोर्फिज्म पे थोर वगैरह पढ़ी है तो उसमें एन बटे एच एन अगर आपने देखा हो तो इस टाइप का रिजल्ट आता है। तो अगर आपको वो रिजल्ट याद है तो आप ये भी बता दोगे कि ये क्या करेक्ट है। ठीक है, ये और क्या कह रहा है कि एच एन जी का एक सब ग्रुप होता है। तो एच एन अगर कोई दो सब ग्रुप होते हैं, एक सब ग्रुप है H1, दूसरा है सब ग्रुप H2, तो सब ग्रुप कब होगा, तब सब ग्रुप होगा या तो H1 H2 और H2 H1 हो। ठीक है, या जी कैसा हो, कम्यूटेटिव ग्रुप हो, तब सब ग्रुप होता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है जी का और N नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो HN बराबर NH हमेशा होता है। और अगर ऐसा होता है तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई और ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों ही रिजल्ट क्या है, सही है। ठीक है, तो सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मेरी इच्छा भी यही रहती है कि मैं पेपर बनाऊं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन दूं जिसमें कौन कौन से सत्य हैं कौन कौन से असत्य हैं। लेकिन क्या है, शुरुआत में भी काम सीख रहे हैं, जब काम सीख रहे होते हैं तो ऐसी चीजें थोड़ा सा अगले लेवल पे प्राप्त होती हैं। तो एक बार क्वेश्चन का कलेक्शन कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चे में अगर सामने देते हैं तो उसको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में थोड़ा सा दिमाग जोर पड़ता है, एग्जाम में फिर वो गलती नहीं करता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव इस प्रकार है कि ए क्यूब बराबर ए प्लस आई, और आपको पूछा, देखो क्वेश्चन इसमें अगर ये अगला पूछता ना ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 5 कितना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले ने क्या कहा, आप प्रतिलोम बताओ, ठीक है ना, ऊपर इनवर्स लगा देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज नहीं द इनवर्स ऑफ, इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए इनवर्स ऑफ, उसमें इनवर्स है, हिंदी वाले क्या है कि इतना ही पढ़ते हैं, ये इसकी वैल्यू पूछिए, ये अगले वाला ये सोचते हैं कि अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा इतना पढ़ने में, तो ये 2 सेकंड है ना हिंदी मीडियम वाले बचा लेते हैं, और ये 2 बचाने के बाद में है ना वो इनवर्स यहाँ नहीं पढ़ते तो फिर उसको सेकंड ऑप्शन कर देते हैं। तो ऐसे 2 सेकंड में बचाने के पक्ष में नहीं हूँ, आपको बचाना है तो पूरी 1 मिनट बचाओ, 40 सेकंड बचाओ, 50 सेकंड बचाओ, 2 मिनट बचाओ, ऐसे 2-4 सेकंड बचाने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं 10 क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं, अगर पूरा 150, तो 10 क्वेश्चन की जो मिस्टेक्स होती है उनमें आपको एक टाइप का क्वेश्चन ये भी होता है कि पूरा क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं करते, सत्य सत्य नहीं देखते, ऑप्शन सेकंड होता है फोर्थ कर देते हैं, फोर्थ होता है सेकंड कर देते हैं, तो ये क्वेश्चंस को इस टाइप से थोड़ा बहुत अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करके और इसको टिक मार करके आए तो अपने को डबल नुकसान हो गया, डबल नुकसान क्या हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी हो गया, अपना टाइम भी वेस्ट हो गया, और अपना एक ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे वो भी नहीं हुआ, तो ऐसा टाइम नहीं बचाना है। तो दे क्या रखा है, ए क्यूब बराबर ए प्लस आई दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है, ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 5 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसका प्रतिलोम कितना होगा। तो सबसे पहले ए की पावर 6 निकाल लेते हैं, तो ए की पावर 6 का मतलब ए प्लस, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब का होल स्क्वायर, या ए क्यूब इंटू ए क्यूब, और ए क्यूब का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस आई का होल स्क्वायर, ए प्लस आई का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2a, और इकाई मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो इकाई मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। दूसरा हम ए रेज टू पावर 5 निकाल लेते हैं, तो ए रेज टू पावर 5 कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब की जो वैल्यू है वो ए प्लस आई, यहाँ इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, ए प्लस आई पुट कर देंगे, इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ए क्यूब की दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस आई, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस है ही, इन दोनों को अगर आप आपस में सेपरेट कर दोगे तो ए की पावर 6 माइनस ए रेज टू पावर 5 आ जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, ए रेज टू पावर 6 माइनस ए रेज टू पावर 5 निकालना है, तो इनको आपस में सेपरेट कर दिया, ये क्वेश्चन 1 है तो इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, 2 में से 3 सेपरेट कर दिया, 2 में से 3 सेपरेट कर दिया तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, ए आ गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर ने शानदार क्या किया, प्रतिलोम लिख दिया और ये लिखा ए रेज टू पावर 6 माइनस ए रेज टू पावर 5 का इनवर्स कितना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आंशिक अवकल समीकरण, तो आंशिक अवकल समीकरण में हमें क्या करना है, p का जो भी कोफिशिएंट है वो dx के अपॉन में लिख देंगे, तो एक्स वाई माइनस जेड एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन, q का जो भी कोफिशिएंट है वो आप dy के अपॉन में लिख दोगे तो y z माइनस एक्स वाई, और जो राइट हैंड साइड में वो dz के अपॉन में लिख दो तो dz अपॉन एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो ये एक्स वाई है, यहाँ पे आपको देखो तो माइनस एक्स वाई है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे जेड एक्स दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का एक्स जेड है, और यहाँ वाई जेड और ये माइनस का, इसका मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी दिमाग, थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ है ना उसने की होगी, ठीक है, अपॉन में जीरो लिखा होगा, ठीक है, और उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो dx, तो उसने अगर इसको ध्यान से 2 मिनट दिए हैं, 2 मिनट का मतलब 20 सेकंड दिए हैं, तो ये चीजें आप आसानी से नोट हो जाती है। अब कोई जल्दबाजी में क्वेश्चन ही सामने नहीं आया तो उसकी बात अलग है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन z, और कांस्टेंट आ जाएगा c1। तो एक कंडीशन तो आ गई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कांस्टेंट, तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें, ठीक है। दूसरा इसी क्वेश्चन को आप क्या करोगे, थोड़ा ऐसा लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो dx अपॉन, यहाँ से क्या कॉमन लेके x कॉमन लेके लिख सकते हो y माइनस जेड, यहाँ से dy अपॉन y कॉमन लेके क्या लिख सकते हो z माइनस एक्स, यहाँ आपने लिखा dz अपॉन z कॉमन क्या लिख लेके लिख सकते हो x माइनस। अब अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, ये साइक्लिक ऑर्डर में है, कैसे, इसको dx अपॉन x लिख सकते हो, 2 तरीके हैं, या तो इसको dx अपॉन x अंश और हर दोनों को x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो, और दूसरा तरीका है कि आप इसको वाई जेड से मल्टीप्लाई करो, इसको एक्स जेड से मल्टीप्लाई करो, इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बेटर किसको मान रहा हूँ,
मैं ज़्यादा बेटर मान रहा हूँ इसको। न्यूमेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर को एक्स से डिवाइड करें तो डी एक्स अपॉन एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई माइनस जेड। ठीक है, ऐसे डी वाई अपॉन वाई अपॉन में जेड माइनस एक्स आ जाएगा। डी जेड अपॉन जेड, डी जेड अपॉन जेड है तो इसमें क्या जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको आगे आप क्या कर सकते हो, ऐड करके भी सकते हो, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई और डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड। अपॉन में 0 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो log x प्लस log y प्लस log z बराबर log c, और यहाँ से हम लिख सकते हैं log x y z log c। अब c की जगह आप c2 लिख सकते हो, एक c1 पहले से काम ले लिया तो दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे तो एक्स वाई जेड टू c2। ये अपना आंसर दूसरा हो गया। इसलिए अपना आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, अपना जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा ये वाला। अब आपके पास अगर एग्जाम में टाइम नहीं है और आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ये आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे x माइनस वाई प्लस जेड साइक्लिक ऑर्डर नहीं है। साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, या तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा या एक्स वाई जेड मिलेगा, लेकिन x माइनस वाई प्लस जेड नहीं मिलेगा। तो अगर कोई चीजें साइक्लिक ऑर्डर में मिलती हैं, x के बाद में y माइनस जेड, वाई के बाद में जेड माइनस एक्स, जेड के इनटू में x माइनस वाई, तो उसका आंसर साइक्लिक ऑर्डर में मिलता है। आंसर साइक्लिक ऑर्डर में मिलता है, ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो ये आंसर पॉसिबल है नहीं। अब ऐसे ये दो ऑप्शन बच गए, तो ये ऑप्शन लाने के एक तरीका है, आप इस ऑप्शन को लाने के लिए dx बटे x भी कर सकते हो, दूसरा y z इंटू डी एक्स भी कर सकते हो। दोनों में जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हो, एक मैंने करके बता दिया, एक आप ट्राई करना। और ये करने के लिए आप क्या करोगे, x इंटू डी एक्स करते हो, और जब आप इसको x इंटू डी एक्स करोगे तो यहाँ से जो आंसर हुआ ये नीचे वाली वैल्यू 0 होगी नहीं, तो ये वाला पॉसिबल होगा नहीं, ये वाला पॉसिबल होगा नहीं। तो किसी का दिमाग काम भी नहीं कर रहा, तो जो भी ऑप्शन में जो जो आपको हिंट मिल रहे हैं वो सारे हिंट ट्राई करके आपको करना पड़ता है। लेकिन ये इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं कि इतना करना पड़े, तो इजी क्वेश्चन है। तो इसी देखो क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा अप्रोच ट्राई करनी चाहिए। ऐसा क्या हो कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम नहीं बचाना होता है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ऑप्शंस रीड करने चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आप ऑप्शंस रीड करो क्वेश्चंस के साथ साथ। अगर आप ऑप्शन रीड करना समझ गए तो इसका मतलब ना आप थोड़ा थोड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट है ना और अच्छा बेटर होता जाएगा। धन्यवाद।